नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए टेस्ट नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसको भाषा शिक्षण की जो शिक्षा दी जाती है उसका माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो छोटे बच्चे को किसमें दी जानी चाहिए? मातृभाषा में। और गांधी जी ने भी क्या कहा था कि बच्चे को क्या है? मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, न कि अदर भाषा का। वो तो क्या है, बाद में भी सीख लेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है अपनी जो विचार अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट किसमें कर देगा? अपनी मातृभाषा में। तभी तो कहते हैं कि छोटे बच्चे को किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए? उसमें मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। और गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का भी तो दिया था। अब नेक्स्ट है बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? यानी बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, प्रस्तावना वाचन, प्रस्तावना कौशल, आदर्श वाचन या इनमें से कोई नहीं। तो किस सोपान से पता चलता है? प्रस्तावना से। किससे? प्रस्तावना से। जब हम बीएड करते थे तो उसमें क्या था? प्रस्तावना कौशल थी। तो प्रस्तावना किस पे आधारित होती है? पूर्व ज्ञान पर। प्रस्तावना किस पर आधारित होती है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। तो प्रस्तावना के द्वारा क्या होता था कि जो उसमें क्या करते थे, पहले अध्यापक जब क्लास में आते थे तो ये प्रस्तावना कौशल करवाया जाता था। तो उसमें किस पे आधारित होता है? पूर्व ज्ञान पे। तो हम जब सर क्या करते थे? क्वेश्चन पूछते थे। तो तब ये इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है। जो हम आज जो पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसके बारे में कितना ज्ञान है। तो वो प्रस्तावना किस पर आधारित है? पूर्व ज्ञान पर। और जो इसका जो प्रस्तावना होती है उसका अंतिम जो प्रश्न होता है वो क्या होता है? समस्यात्मक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का अंतिम जो प्रश्न होता है वो क्या होता है? समस्यात्मक होता है। और प्रस्तावना में कितने प्रश्न होते हैं? 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। और प्रस्तावना से पहले क्या, बाद में इसमें क्या होता है? उद्देश्य कथन। फिर कहते हैं ना, अच्छा बच्चों आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जब बीएड की थी रेगुलर तो क्या था? तो लास्ट में क्या करते थे? लास्ट पर्सन में क्या होता था? जब बच्चे आंसर नहीं देते थे तो क्या कहते थे? अच्छा बच्चों आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है? तो किससे पता चलेगा? प्रस्तावना कौशल से। किस कौशल से? प्रस्तावना कौशल से उसको पता चलेगा। अब नेक्स्ट, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? यानी जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उनमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? शुद्ध व्याकरण, नियमित ज्ञान, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान या व्याकरण के सूत्र। तो उसमें क्या सिखाया जाए? व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाए। क्या करवाया जाए? व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। अब नेक्स्ट, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी में आई है? हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। समवाय विधि, सूत्र विधि कौन सी आई है? समवाय विधि, सूत्र विधि, कहानी कथन या व्याकरण। तो संस्कृत से हिंदी में कौन सी आई है? जो सूत्र विधि है वो किसकी है? मूल रूप से संस्कृत भाषा की विधि है। तो पुराने समय में क्या था? गुरुकुल में जब पढ़ाते तो संस्कृत को किससे कंठस्थ किया जाता था? सूत्रों के माध्यम से। अभी भी हम जैसे रीट के अंदर में जब पीछे पेपर हुए थे तो वो सूत्र से तो लन की थी सारी संस्कृत। तो क्या है? सूत्र विधि से। सूत्र विधि किस भाषा से आई है? संस्कृत भाषा से आई है। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। यानी अध्यापक क्या कर रहा है? बुक हाथ में ले रखी है और जो कठिन शब्द आ रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं। तो वो क्या है? कौन सी विधि है? अवबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली, ज्ञानात्मक प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। अब देखो इसके क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है कौन सी। क्या कर रहा है? अध्यापक व्याख्या कर रहा है। तो ये कौन सी प्रणाली होगी? व्याख्या प्रणाली। यानी वो क्या कर रहा है? व्याख्यान दे रहा है। जो लेक्चर नहीं होते, जो लेक्चर देके जा रहे हैं वो क्या कर रहा है? व्याख्यान कर रहा है। तो वो कौन सी विधि होगी? व्याख्या विधि। तो क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थानों तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। यानी जो लोग क्या है, जैसे कई लोग जो दिन में काम करते हैं तो वो क्या है? कॉलेज में नहीं जा पाते।
तो वो कौन किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं? दूरदर्शन से शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रोजेक्ट जैसे, या इनमें से कोई नहीं। तो उनके लिए कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन। राजस्थान में कौन सा है? कोटा विश्वविद्यालय हो गया, इग्नू विश्वविद्यालय हो गया, जो दिल्ली में है, वो क्या है? दूरस्थ शिक्षा के केंद्र। तो इसमें क्या होता है? जो बच्चे को बुक भेज दी जाती है, बुक से क्या करते हैं? बाद में उनको असाइनमेंट बनवाए जाते हैं। तो असाइनमेंट वो भेजते हैं, तो उन्होंने असाइनमेंट के भी उनको क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं। और जो बाद में जो पेपर होता है, तो उसके टोटल मिला के उनका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा। अगर इसमें हम अगर क्लास भी लगाना चाहे ना, अगर हम उनको कहें कि हमें क्लास लगानी है, तो अपने वो क्या होते हैं? इनके केंद्र बने होते हैं, तो वो उनके केंद्र के नाम दे देंगे, कहते कि आप वहां जाके उनके आप क्लास भी लगा सकते हो। तो इसके लिए कौन सी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा। जो राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय है, वो दूरस्थ शिक्षा का एक केंद्र है। हर्बर्ट उपागम के पद है। जो हर्बर्ट उपागम है, उसके कितने पद हैं? 3 पद, 4, 5 या 6? कितने पद है? 5। इसको क्या जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी। ये कौन किसके 5 पद कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण करके तुलना करेंगे, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। क्या है? नियमीकरण और प्रयोग। इसको ऐसे लर्न करना है, प्रस्तावना करके प्रस्तुतिकरण करेंगे, तुलना करके नियमों का क्या है? प्रयोग करेंगे, प्रस्तावना करके प्रस्तुतिकरण करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करके नियमों का प्रयोग करेंगे। हर्बर्ट उपागम के कितने पद हैं? 5। इसको क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी भी इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट, भाषा संसार का, भाषा क्या है? संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, जिसके स्वर में विभक्ति पाई जाती है। यानी एक यह परिभाषा दी है, भाषा संसार का क्या है? नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की क्या है? हृदय तंत्र की झनकार है। तो यह परिभाषा किसने दी है? भोलानाथ तिवारी, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह परिभाषा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। यानी नादमय चित्र किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। ऐसे इसका एक कोई कीवर्ड निकालना है और परिभाषा एक हर बार पूछी जाती है। अब नेक्स्ट है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। पाठ योजना के बारे में यह परिभाषा किसने दी? पाठ योजना क्या होती है? एक तो होती है वार्षिक योजना, एक होती है दैनिक पाठ योजना। यानी जो अध्यापक का क्लास में जाना है कि हमें कौन सा टॉपिक या कौन सा प्रकरण पढ़ाना है, तो वो क्या है? पाठ योजना। तो पाठ योजना के बारे में ये कहकर भी, जो अध्यापक क्लास में जाता है तो उसको पहले क्या करनी है? तैयारी करनी है। तो वो क्या है? अगर तैयारी नहीं करके जाएगा तो वो सबसे बड़ी शिक्षण में क्या है? बाधा है। स्वीट महोदय, डेविस महोदय, एन एलन बिनिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो डेविस की क्या है? बाधक है। यानी कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को क्या करनी है? तैयारी करनी है। यह परिभाषा किसकी है? डेविस महोदय की। अब नेक्स्ट, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। श्रुत लेखन क्या होता है? जो इसको हम डिक्टेशन बोलते हैं ना, अध्यापक क्या करते हैं? बोलते हैं, और बालक क्या होते हैं? लिखते जाते हैं। जो कठिन शब्द होते हैं, फिर अगर उनमें अगर गलती निकलती है तो कितनी बार कहते हैं? उनको 5 बार लिखो। तो 5 बार वो लिखेगा तो अपने आप में उनके क्या है? वो दिमाग में भी हो जाएगा और उनको वो कंठस्थ भी हो जाएगा कि हमें वो शब्द कैसे लिखना है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्रों के श्रवण व लेखन में समझ में, छात्र क्या है? पहले तो सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा? लिखेगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? समन्वय स्थापित हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, यानी जो शुद्ध लेखन हम किससे आता है? हमें श्रुत लेखन से आता है। लेखन की गति में वृद्धि, सर बोलेंगे तो हम क्या है? स्पीड से लिखते भी जाएंगे। तो यह सभी, यानी विधि का उद्देश्य क्या है? सभी, श्रवण में, लेखन में समन्वय, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायक, लेखन की गति में वृद्धि करना, और ये सभी इसमें क्या है? सहायक है। अब नेक्स्ट, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौन वाचन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वाध्याय में रुचि बढ़ना, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, अवकाश का सदुपयोग करना। अब मौन वाचन किसके लिए असत्य कथन है? सभी स्तर की। अब जो नर्सरी का बच्चा है वो मौन वाचन कर लेगा क्या?
उसको क्या पता क्या पढ़ना है, वो तो जैसे चित्र बने होते हैं वो चित्र देख के भला ही कुछ बता सकता है, लेकिन जो मौन वाचन है वो सभी स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। पहले रीट में ये प्रश्न आया हुआ है कि मौन वाचन कौन सी क्लास से प्रारंभ करना चाहिए, कक्षा 3 से, कक्षा 6 से। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षा 3 से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो उत्तर माना गया था वो क्या माना गया था कि कक्षा 6 से बाद में कक्षा 6 से क्या होना चाहिए, मौन वाचन प्रारंभ होना चाहिए। अब कक्षा 3 के बच्चे हैं तो वो बोल रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ा ना उसको शेयर, अगर वो बोल बोल के बोलेगा, बोल बोल के अगर लर्न करेगा तो क्या है, जो पास में मम्मी पापा बैठे अगर वो गलत बोलेगा तो वो क्या है उसका सही करवा देंगे। तो मौन वाचन सभी स्तर के लिए उपयोगी नहीं होता। अब नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, चंद्रिका, चतुर्थ, छिद्र, घरनी। तो कौन सा नहीं है, घरनी नहीं है। घरनी किसको बोलते हैं, गृहिणी को। जो अपनी माताएं हैं वो क्या है, जो हाउस वाइफ होती है उनको क्या बोलते हैं, गृहिणी बोला जाता है। चंद्रिका चांदनी, चतुर्थ चौथा, छिद्र छेद, घरनी गृहिणी। तो ये घरनी क्या है, तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, न कि तत्सम शब्द। अब नेक्स्ट है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। अब योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, दशानन, गजानन, त्रिनेत्र, अग्निबोध। अब योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, अब आपको दशानन बोलते हैं किसका ध्यान आ रहा है, रावण का। गजानन किसको बोलते हैं, भगवान गणेश को। त्रिनेत्र किसके है, भगवान शिव को। जो किसी के लिए क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, तो वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। अब अग्निबोध क्या है, संकर शब्द है। अग्निबोध क्या है, संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होता है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना है। अग्नि किसका है, संस्कृत का। बोध किसका है, अंग्रेजी का। तो दो भाषाओं से जो मिलकर बने होते हैं वो शब्द कौन से होते हैं, संकर शब्द। और बाकी सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अब दशानन का नाम आते क्या आता है दिमाग में, कहा रावण की छवि। और त्रिनेत्र, भगवान शिव के कितने नेत्र है, 3। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पशुत्व, गौरव, भक्ति, खेलना। तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक कौन सी नहीं है, खेलना। खेलना क्या है, क्रिया है। खेल, खेल से क्या बन गया, खेलना क्रिया। अब पशुत्व का मूल शब्द क्या है, पशुत्व में क्या जाती है, पशु। पशुत्व की क्या है, पशु। गौरव का क्या होता है, गुरु। गौरव का क्या है, गुरु। भक्ति का क्या है, भक्त। भक्ति कौन करता है, भक्त करता है। तो खेलने में क्या है, खेल के आगे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। खेल की ना क्या है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 2, 3, 4 या 5। कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब यूक्रेन रूस का युद्ध छिड़ रहा है, तो ऐसे हो रहा है कि सभी देशों में क्या है, तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत ने लड़ाई लड़ी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सहायक क्रिया। अब लड़ाई लड़ी दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया है, सजातीय क्रिया। तो दोनों सेम है तो इसमें कौन सी आ गई, सजातीय क्रिया आ गई। अब नेक्स्ट, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। धर्मेंद्र ने क्या किया, पहले वो पढ़ा बाद में सो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया या सहायक क्रिया। धर्मेंद्र ने क्या किया, पहले तो वो पढ़ा फिर क्या हो गया, सो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब इसमें सजातीय ऊपर क्या था, लड़ाई लड़ी, क्या था, तो भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ये कौन सी आ गई, सजातीय क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, धर्मेंद्र पहले तो क्या है, पढ़ा बाद में क्या हुआ, सो गया, तो ये कौन सी क्रिया आ गई, पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, बचपन, फूलदान, परमात्मा, प्रथमा। तो कौन सा नहीं है, प्रथमा है, वो कौन सा है, स्त्रीलिंग। बचपन होता है, फूलदान होते हैं, परमात्मा भी क्या है, होता है, और प्रथमा होती है। तो प्रथमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं होता।
यानी कौन सा है जो सदैव बहुवचन नहीं होता? आंसू क्या है? बहुवचन। होश, दर्शन, ये क्या है? बहुवचन है। जो आकाश होता है वो क्या है? एक वचन शब्द है। आकाश क्या है? एक वचन। अब कहते हैं ना आंसू आपके होश उड़ गए, आपके दर्शन हो गए, तो ये सदैव किस में प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में। लेकिन जो आकाश है वो क्या है? एक वचन शब्द है। कविता सविता से अच्छा गाती है। जो कविता है वो क्या है? सविता से अच्छा गाती है। वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। अब कविता और सविता की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। कविता और सविता की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक। यानी अब वो क्या है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं? पृथक्करण हो रहा है, तो उसमें भी क्या है? अपादान कारक। एक तो पृथक्करण के लिए क्या आता है? अपादान कारक। और एक तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए? तुलना करने में भी किसका प्रयोग होता है? अपादान का। यानी कविता सविता से अच्छा गाती है, सीता गीता से अच्छा गाती है, अगर किसी में हम तुलना कर रहे हैं तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सुमेलित नहीं है? अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? चरण धन अमृत, चरणामृत। राम धन अनुज, रामानुज। सै धन अवधान, सावधान। कु धन शासन, कुशासन। तो कौन सा नहीं है? इसका क्या बनना था? कुश धन आसन। क्या बनना था? कुश धन आसन। तब ये क्या बन जाता? सुमेलित होता। लेकिन ये नहीं है। अब ये किसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब ये आ की मात्रा दिख रही है सब में, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि के ये क्या है? उदाहरण है। अब नेक्स्ट कृष्णार्पण क्या है? कृष्णार्पण में कौन सा समास है? कृष्णार्पण में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, अपादान या अधिकरण। तो इसमें कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। कृष्णार्पण के क्या होता है? इसका समास विग्रह कृष्ण को अर्पण। इसका क्या अर्थ है? कृष्ण को अर्पण। तो कौन सा कर्म कर रहे हैं? कृष्ण को अर्पण करने का कर्म कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट है पुनरागमन में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? पुनरागमन में पूर्ण, पुनर, पूर्व या प्रादुर। पुनरागमन में कौन सा है? पुनर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पुनर उपसर्ग है। निम्न में से उन्तावाचक प्रत्यय नहीं है। अब निम्न में से उन्तावाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? खटिया, लुटिया, टोकरी, लालिमा। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा? उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। अब उन्ता क्या होता है? छोटा रूप। जैसे बड़ी चारपाई होती है जिसको क्या बोलते हैं? खाट बोलते हैं, तो उसका छोटा रूप क्या होता है? खटिया। लोटा क्या होता है? बड़ा, तो उसका छोटा रूप क्या होता है? लुटिया। टोकरी जो बड़ा टोकरा होता है, जो चारा डालते हैं पशुओं को, तो छोटा रूप क्या हो गया? टोकरी। तो लालिमा इसका उन्तावाचक का नहीं है। और ये बाकी क्या है? उन्ता का मतलब क्या होता है? लघु रूप। उन्ता का क्या मतलब होता है? लघु रूप। बाकी सब क्या है? उन्तावाचक प्रत्यय है। अब नेक्स्ट, निम्न में से अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। अब निम्न में से अलंकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जेवर, गहना, विभूषण या घोटक। तो कौन सा नहीं है? घोटक। अलंकार किसको बोलते हैं? जो महिलाएं जेवर पहनती है, गहने पहनती है, उनको क्या बोला जाता है? अलंकार बोला जाता है। विभूषण भी बोला जाता है, लेकिन घोटक नहीं बोला जाता। अगर आपको पता है घोटक किसका पर्यायवाची है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? जय, पराजय, अवर, प्रेवर, गुण, अवगुण, मान, सम्मान। तो दोनों तो ये तो सेम ही हो गए। तो मान का क्या होगा? अपमान। मान का क्या होता है? अपमान, न कि सम्मान। वह जिसे कम ज्ञान हो, जिसे क्या हो? कम ज्ञान हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अल्प, अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि या इनमें से कोई नहीं।
जिसे कम ज्ञान हो क्या होता है वो अल्पज्ञ, उसको क्या बोलते हैं जाता है अल्पज्ञ बोला जाता है। तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा, बोलो बड़ी माँ में कौन सा चिन्ह है। यानी ये एक वाक्य दिया है कि कोई बच्चा है वो अपनी बड़ी माँ को कह रहा है कि मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, या फिर ये डॉट 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 बना के दे दी। अब ये कौन सा चिन्ह है, हंसपद, लोप चिन्ह या विकल्प चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉट 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 क्या है, लोप चिन्ह है। यानी यहाँ उसने कुछ कथन तो कहा है लेकिन क्या है लेखक ने इसमें लिखा नहीं है। जैसे हम किसी से प्रार्थना करते हैं ना तो वो बाद में ऐसे डॉट डॉट इसमें दिखलवा दिए, कौन सा है, लोप चिन्ह है। हंस चिन्ह है, जैसे मुझे अजमेर जाना है, क्या है, मुझे अजमेर जाना है, तो मैं बीच में क्या है अजमेर लिखना भूल गई, तो मैं अजमेर, अब इसको दोबारा काटेंगे, इससे अच्छा हम उसको ऊपर लिख दें। तो ऊपर लिख के हम ऐसे क्या है एक निशान बना देंगे, तो ये निशान क्या है, हंसपद, इसको क्या बोला जाता है, हंसपद। लोप चिन्ह डॉट डॉट डॉट, विकल्प चिन्ह जैसे या नहीं लिखते हम, राम या श्याम, सुबह या दोपहर, तो या वाला ये वाला जो विकल्प चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक जिसको बोलते हैं, वो क्या है विकल्प चिन्ह होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, भाषा, आंख, गुस्सा, कलाई। तो भाषा होती है, आंख होती है, गुस्सा होता है, और जो कलाई होती है वो क्या है, होती है। तो गुस्सा क्या आता है, गुस्सा होता है, तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, गुस्सा इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। गुस्सा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब इस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।